गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है और आज हम फिर से स्वर संधि के भेद को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम जानेंगे प्रकृति भाव संधि क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना दीर्घ संधि के बारे में, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और आज हम प्रकृति भाव संधि को समझेंगे। प्रकृति भाव संधि को समझने के लिए आज हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, क्योंकि पिछली हम क्लासेस में एग्जाम्पल से रूल तक पहुंच रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति भाव संधि का सीधा सा अर्थ है कोई संधि कार्य नहीं होना। जो आपका प्रश्न है वही आपका उत्तर है। पर आप सोचेंगे फिर इसको करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसके जो रूल हैं बहुत सारी संधि के साथ मैच हो जाते हैं। इसलिए जब आप एक बार इसे समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को, इसके रूल को देख लेते हैं, तो कम से कम इतना पता चल जाएगा कि ये वाली प्रकृति भाव संधि है जिसमें जो प्रश्न पूछा गया है वही आपका आंसर भी है, वही आपका उत्तर भी है। तो चलिए आज हम पहले इसके नियम को देख लेते हैं। पाणिनि मुनि ने इसका क्या सूत्र बताया है? इदुदे द्विवचनम प्रगृहम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें हम पाणिनि मुनि हमें क्या बता रहे हैं। इसका अर्थ वो कह रहे हैं कि प्रकृति भाव का अर्थ है ज्यों का त्यों रहना, संधि आदि कार्य ना होना, यानी शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी संधि नहीं होगी, उसे हम कहते हैं प्रकृति भाव संधि। इसके कई नियम हैं, तो पहला नियम देखते हैं अब हम। वो हमारा क्या है? पहला नियम हमारा है द्विवचन रूप में ई दीर्घिकार, दीर्घुकार और लघु एकार में से कोई एक स्वर होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो वहाँ पे प्रकृति भाव हो जाएगा। तो इसको बड़ा स्पष्ट ऐसे बताया, देखो द्विवचनांत रूप वाले दीर्घिकार हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ऊ हो या छोटी ए हो। ठीक है, उसके पश्चात कोई स्वर है तो वहाँ पे संधि कार्य नहीं करना, यानी आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस प्लस हटा दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए वो कैसे? तो अब हम एक एक करके, उन्होंने दीर्घिकार कहा ना, दीर्घ उकार का एकार, अब इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। पहले ई वाला एग्जाम्पल लेते हैं। दीर्घिकार के साथ अगर कोई स्वर आ जाए तो संधि कार्य कैसा नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा द्विवचनांत रूप क्या है? तो चलिए देखिए, हरि शब्द रूप है। अब आप यहाँ कहोगे तो यहाँ तो कि छोटी की मात्रा है, लघु मात्रा है, परंतु इनका द्विवचनांत यानी एक वचन द्विवचन, आप जो बहुवचन करते हो ना, द्विवचन, आप देखिए ये एक वचन है, ये द्विवचन में आपको क्या दिखा? दीर्घिकार की मात्रा हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब ऐसे कवि शब्द रूप को दोहरा लीजिए, आपका द्विवचनांत रूप क्या है? कवि। ठीक है, और आप मुनि को देख लीजिए तो ये आपका द्विवचन रूप है मुनि। और इसके पश्चात अगर ई के पश्चात, दीर्घिकार के पश्चात, वो भी ई कैसी है? द्विवचनांत, द्विवचन में आई हो, उसके अंत में दीर्घिकार हो, उसके पश्चात कोई स्वर आए तो आपने संधि कार्य नहीं करना। हम इसके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं। और क्या था हमारा द्विवचनांत वाला? दीर्घ उकार था। उसके बाद जब कोई स्वर आएगा तो वहाँ पे भी आपको संधि कार्य नहीं करना। तो कुछ हम जानते हैं दीर्घ उकार कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे आप साधु शब्द रूप देखिए, और जब इसका द्विवचनांत रूप चला तो ये हो जाता है दीर्घ उकार में, साधु, साधु, साधवः। अब गुरु शब्द रूप को देख लीजिए, आपका द्विवचन का रूप क्या है? गुरु, द्विवचन। ठीक है, अब आप भानु शब्द रूप को देख लीजिए तो आपका द्विवचन क्या है? भानु। इसके पश्चात जब कोई स्वर आएगा तो आपको क्या करना है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम इसके बाद देखते हैं द्विवचन वाले ए, ये भी आपने नियम में पढ़ा ना, तो इसमें भी कोई संधि कार्य नहीं होगा। अब आप देखिए कौन से एग्जाम्पल, लता। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो लता में तो आ की दीर्घ आकार की आवाज़ है, बड़े आ की आवाज़ है, तो यहाँ पे कैसे? अब आप इसका शब्द रूप चलाकर तो देखिए, इसका द्विवचन क्या बनता है? लता, लते, लताहा। द्विवचनांत रूप बना, एक ही मात्रा आ गया ना, नियम बन गया। लघु एकार की मात्रा कही थी, इसके पश्चात जब कोई स्वर आ जाएगा तो आपको परिवर्तन नहीं करना। अब गंगा शब्द रूप देखिए, गंगा, गंगे, गंगाहा, ये आपका द्विवचनांत रूप है। रमा देखिए, रमे, रमा, रमे, रमाहा। तो यानी आपने इस नियम को जाना कि द्विवचनांत वाला ई, ऊ और ए आए, उसके पश्चात कोई भी स्वर आ जाए तो आपको परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपने अभी हरि शब्द रूप किया, कवि किया, उसके पश्चात कोई भी स्वर आए तो आपका यही प्रश्न है और यही आपका उत्तर है, आपने बस प्लस हटा देना है। तो ये आपका क्या बन गया? आपका आंसर बन गया। कितना सरल है ना? पर इसके रूल को समझना आवश्यक है। अब भानु आगतौ और गुरु ए, तो अब दीर्घ उकार की मात्रा, दीर्घ उकार वो भी कैसा है? द्विवचन का रूप है ये।
ठीक है, और उसके पश्चात कोई स्वर आया है, बस प्लस हटाइए, यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ए वाला एग्जाम्पल। द्विवचनात्, द्विवचन वाला ए होना चाहिए, उसके पश्चात आपके पास कोई स्वर आए तो आप वही आपका प्रश्न, वही आपका उत्तर, यानी प्लस हटाइए तो आपका आंसर भी तैयार है। तो ये हमारा पहला नियम था प्रकृति भाव संधि का। अब हम इसके सेकंड नियम को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे अदर शब्द होगा, ये शब्द रूप है, अमी अमू ऐसे करके इस प्रकार चलता है कि बाद स्वर आने पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल भी आप देखेंगे तो ये लिमिटेड एग्जाम्पल के साथ है और उसकी पहचान बड़ी सरल है। आपको अमू और अमी आगे दिखेंगे और उसके पश्चात आपको ई स्वर दिखेगा, तो वहाँ पे आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, बस प्लस हटाइए तो ये आपका आंसर बन गया। ये बना अमी ईशा, अमीशा लिख दीजिए प्लस हटा के। ठीक है, अमू आस्ते प्लस हटाइए, यही आपका प्रश्न और यही आपका उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा थर्ड नियम हमें क्या बता रहा है, कह रहे आ को छोड़कर दीर्घ आकार, यानी दीर्घ आ को छोड़कर एक स्वर वाला निपात, वो भी किससे शुरू होगा, ई या ऊ की मात्रा से होगा। अगर जब ऐसा आएगा तो वहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल भी बड़े लिमिटेड से हैं और यही पेपर में अधिकतर आते हैं। अब देखिए ई प्लस इंद्र और नेक्स्ट है हमारा ऊ प्लस उमेश। अब आप ये मत कह दीजिए कि मैं अभी तो हमने दीर्घ संधि की थी और दीर्घ में था कि दोनों तरफ अगर ई की आवाज़ हो तो हमने उसको दीर्घ इकार कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर हमने ऊ प्लस ऊ कर कर दोनों को दीर्घ उकार, हाँ हो सकता था, इसलिए आपको कहा ना कि प्रकृति भाव संधि में भले ही कोई कार्य नहीं होना, परंतु इसके नियम हमारे पिछली संधि जो हम कर चुके हैं उसमें मैच होंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर ये बना देते हैं ई देखी, दोनों तरफ ई देखी जी, चलिए हो गया ये, जबकि ये गलत है। अब यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, बट दीर्घ उकार कर दिया कि दोनों तरफ वो समझाया था मैम ने, तो चलिए कर दी, नहीं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक निपात वाला, क्योंकि अगर आप उसके एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से देखो ना तो आगे आपके पास कभी भी कोई स्वर जो है अकेला नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसकी ये पहचान भी होगी और यही दो एग्जाम्पल हैं अधिकतर जो आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपका जो प्रश्न है वही आपका उत्तर है, आपने बस प्लस हटाना है और इसकी आंसर को लिख देना है, यही बनेगा आपके पास ऊ प्लस उमेश, ऊ उमेश, यही प्रश्न और यही आपका उत्तर भी है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रकृति भाव संधि का चौथा नियम हमें क्या बता रहा है, करे ओकारांत निपात पद की आगे आए स्वर के साथ संधि नहीं होती। ओ की मात्रा से समाप्त हो रहा होगा और उसके बाद अगर स्वर आ जाए तो वह क्या होगा, संधि कार्य नहीं करेगा। एक ही एग्जाम्पल है इसका, देखिए अहो ईशा, ओकारांत है और उसके पश्चात आपका स्वर आया, यही आपका प्रश्न है और यही आपका उत्तर भी है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रकृति भाव संधि का पांचवा नियम क्या बता रहा है हमें, कि संबोधन या प्लुत स्वर हो और उसके बाद क्या होता है, संधि नहीं होती है, कोई भी स्वर भी आ जाए तो वहाँ पर आपका संधि कार्य नहीं होगा। कैसे, संबोधन का तात्पर्य आप समझते हो ना, जब आपने शब्द रूप को जाना तो उसमें हम सप्तमी करते थे ना, सप्तमी के बाद क्या आता है, संबोधन, और संबोधन का तात्पर्य हमने जाना था यानी बुलाना, बुलाने के लिए हम संबोधन का प्रयोग होता है। ठीक, प्लुत स्वर होता है आप ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यानी दीर्घ थोड़ा दूर तक जब उच्चारण किया जाता है प्लुत स्वर है। ठीक है, जैसे राम, जैसे किसी को आवाज़ को बुलाते दे दूर तक थोड़ा सा स्वर जाता है तो उसे हम प्लुत कह देते हैं, उसके बाद संधि नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कौन कौन से एग्जाम्पल हमें हैं, और संबोधन वाले ही हमें एग्जाम्पल आएंगे। जैसे हे इंद्र, आपने देखा आप कहाँ लगाते थे, जब आप शब्द रूप करते थे तो आपने जब संबोधन किया तो वहाँ पे हे राम, जैसे राम का किया तो हे राम, हे रामो, हे रामा, हे लगाते थे ना, तो यानी अब आपके पास यही आपका प्रश्न है और यही आपका उत्तर भी है। तो नेक्स्ट आपने देखा देव, और ये भी चिन्ह लगाते थे आप, आगच्छ, हे देव आओ, इसका मतलब ये है आपने बस यही करना है, देव और प्लस हटा दीजिए, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह भी हटा दीजिए, अलग अलग लिखना है बस, इकट्ठा ना जोड़िए, देव प्लस आगच्छ को देव आगच्छ। तो इस प्रकार हमने प्रकृति भाव संधि को पहले नियम को जानने के पश्चात उसके एग्जाम्पल किए, जबकि हमने पिछली और संधियों में हमने पहले उनके एग्जाम्पल देके फिर उन एग्जाम्पल से उसके नियम को जाना था, बस सिर्फ इतना सा ही अंतर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की कक्षा का हम यहीं समाप्त करते हैं।
इस लेक्चर को सुनने के पश्चात आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट, कुछ मुश्किल लग रहा हो संधि के विषय में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके फिर भी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको ये क्लास या लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स को बनाने में, इनके मटेरियल को इकट्ठा करना और कैसे आप तक चीज़ जो है बहुत सरलता तक पहुँचे, क्योंकि किताबें तो देखो सबके पास हैं, पर उस किताब को इतना पढ़ना सरल नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बहुत सरल तरीके से आपको संस्कृत सिखाई जाए। तो इसलिए आपके एक लाइक करने से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर से हम अपनी और अधिक मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब कई बार ऐसा होता है लाइक तो कर देते हैं हम, शेयर करने से हम रह जाते हैं। पर आप जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारा सर्कल इतना है जो जहाँ तक हम उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत को बोरिंग या मुश्किल समझ के इंटरेस्ट नहीं लेते, समझते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपके शेयर करने से वो जब लेक्चर सुनेंगे तो वो अपने आप ही इस चीज़ को ईजी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।